इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते संभल से आ रही है, जहां पर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 22 कब्जा धारकों को नोटिस देने की तैयारी हो रही है कि अगर आपने साबित नहीं किया कि ये जमीन आपकी है या फिर वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए तो आज इस पर बुलडोजर भी चल सकता है। सर्वे का चौथा दिन भी चल रहा है, तो क्या कुछ हुआ है संभल में, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षजीत। सर, क्या कुछ चल रहा है कब्रिस्तान जमीन पर? आज प्रशासन ने चौथा दिन था सर्वे का, क्या कुछ मिला? देखिए, कुल 8 बीघा जमीन है जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार मांगे गए हैं दस्तावेज, लेकिन आज तक उन लोगों ने दस्तावेज नहीं दिखाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज अंतिम दिन है। अगर आज अंतिम दिन भी उन्होंने दस्तावेज नहीं दिखाए तो आगे आने वाले समय में उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा, जो कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया है, जो कि अवैध है पूरी तरीके से। अगर बात दुकानों की करें तो वहां पर 22 दुकानें घर है, क्योंकि घरों के अंदर ही दुकान बने हुए हैं। वो तमाम जो अवैध कब्जाधारी हैं, अगर दस्तावेज नहीं दिखाते तो जल्द ही बुलडोजर चलेगा। 2 दिन में उन्हें नोटिस जाएगा। नोटिस की एक प्रक्रिया होती है, या तो 15 दिन या तो पूरा 1 महीना। और प्रशासन देखते हैं कि 15 दिन का नोटिस देता है या 1 महीना का नोटिस देता है, उसके बाद उस पर बुलडोजर चलना तय है। प्रशासन का पूरा सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रशासन ने पूरी लिस्ट तैयार की है कि कौन कौन से कब्जा धारक हैं, कहां रहते हैं, कितनी जमीन हड़पी है, क्या कुछ हुआ है, पूरा डेटा बना हुआ है। अगर आपने वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए तो सीधा सीधा बुलडोजर चलेगा। देखिए, प्रशासन अगर कहीं पर भी कोई कार्रवाई करती है तो पूरे सबूतों के आधार पर करती है। एक एक चीज उनके पास होती है कि अगर हमारे से कोई सवाल करेगा तो हमें उसका उत्तर कैसे देना है। क्योंकि उनके जो दस्तावेज थे उसको पहले से मांगा गया था, किसी ने आज तक कोई दस्तावेज नहीं दिखाए हैं, और इसलिए पुलिस प्रशासन ये जान गया है कि ये अवैध है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं 90 के दशक की, तो 90 के दशक का पूरा ये मामला है कि किस तरीके से वहां पर जमीनों को कब्जाया गया था। और अब ये मामला निकलकर सामने आया है, क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में काफी पहले कांग्रेस की सरकार हो या फिर बसपा की सरकार हो, वहां पर एक विशेष समुदाय ने कुछ जमीनों पर कब्जा किया जो सरकारी जमीन थी, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र बन सकते थे, जहां पर स्कूल बन सकते थे, जहां पर कई और चीजें बन सकती थी जो आम जनता को फायदा पहुंचाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब योगी सरकार में जब ये मामले सामने आ रहे हैं तो इस मामले को खंगालने की शुरुआत हुई है, खासतौर पर संभल में, खासतौर पर बरेली में। क्योंकि देखिए, कट्टरपंथियों पर एक्शन हो रहा है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि आम लोगों पर एक्शन हो रहा है या वैध कब्जाधारी हैं उन पर, क्योंकि देखिए, वैध अगर कुछ भी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल, जो लिस्ट सामने आई है उसमें यही दिखाया जा रहा है कि जो 22 नाम आए हैं वो 22 के 22 मुस्लिम हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि जब संभल में 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी तो इन्हीं 22 घरों की छतों से पत्थर फेंके गए थे। पुलिस का बल को निशाना बनाया गया था। तो उसकी जांच तो होनी ही थी अगर हिंसा संभल में ना होती। देखिए कि कैसे हिंसा हुई, जिसके बाद ये मामला सामने आया। अगर संभल में हिंसा ना होती, वहां से पत्थरबाजी ना होती, तो शायद ये मामला उतना ना उठता और शायद उनके घरों पर बुलडोजर ना चल रहा होता, क्योंकि पहले एकदम वो छुपाए हुए थे, अपने दस्तावेज उनके पास नहीं थे और उनके घर पूरी तरीके से अवैध थे, तो किसी को पता नहीं लग रहा था। लेकिन जब घरों पर पत्थरबाजी हुई, उन लोगों को पकड़ा गया, तो पता चला कि उनके घर भी अवैध हैं और जिस पर अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कार्रवाई पर कुछ हमदर्द क्यों सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का बयान सामने आ गया है। जियाउर रहमान बर्क भी उस पर बयान दे रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि जानबूझकर मुसलमानों को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि यह संभल का मामला है और जामा मस्जिद के जो रहनुमा हैं, जिसने जामा मस्जिद को शहीद होने से बचाने का काम किया, उस पर आप डंडा चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम फैक्ट्स को भी तो नहीं झुटला सकते ना। हम देख रहे हैं कि ब्यौरा जो दिखाया जा रहा है उसमें साफ साफ मुस्लिम नजर आ रहे हैं। हम उन्हें कैसे बता दें कि ये हिंदू है या ये कोई और है। हम टारगेट की बात नहीं है, यहाँ पर आपकी लिस्ट में वो दिख रहा है। देखिए, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। लगातार हम ये कहते हैं कि जो उपद्रव मचाता है या फिर जो अशांति फैलाता है उसका कोई धर्म नहीं होता, वो कट्टरपंथी होता है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार कट्टरपंथियों पर ये फैसला ले रही है, कट्टरपंथियों पर ही एक्शन हो रहा है। आम मुसलमान विकास की राह पर है। आम मुसलमान का बच्चा क्या भविष्य अच्छा बन रहा है उत्तर प्रदेश में। आम मुसलमान को PM आवास योजना के तहत घर भी दिए गए हैं। आम मुसलमान के घर के बाहर सड़क है, उसके घर पानी आता है, वो आराम से मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, घर लौट आता है। आम मुसलमान के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि
क्योंकि वो आम मुसलमान जानता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उनका विकास कर रही है। वो कट्टरपंथी जो खास तौर पर, क्योंकि कई मौलानाओं को आपने देखा है कि वो मौलाना किस तरीके से भड़काने का काम उन लोगों को करते हैं। मौलाना बात बरेली की ही कर लीजिए, जैसे तौकीर रजा ने किस तरीके से दंगा फैलाया, किस तरीके से भड़काऊ बयान दिए। कई मौलाना ऐसे हैं। अरशद मदनी को आप देख लीजिए, अरशद मदनी भी किस तरीके से मॉब लिंचिंग को लेकर और मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं कि मुसलमान प्रताड़ित है, मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और मुसलमान यहाँ पर अच्छे से घूम फिर भी नहीं सकता। अब सवाल ये है कि जब मुसलमान घूम फिर भी नहीं सकता तो आप इतने ऊंचे पद पे कैसे बैठे हैं? कहा तो यही जाता है कि मुसलमान सबसे ज्यादा अगर कहीं सुरक्षित है तो वो भारत में ही है। बिल्कुल, और ये बात अरशद मदनी से लेकर तमाम जो मौलाना हैं वो जानते हैं, लेकिन उन्हें फैलाना है तो कट्टरपंथ। और वो किसके कहने पर कट्टरपंथ फैलाते हैं? कुछ ऐसी पार्टियों के जो एक विशेष समुदाय को ये समझाना चाहती है कि हम आपके हैं और आपको हमें ही वोट देना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का हमेशा से लिंक रहा है। आप अरशद मदनी को ही ले लीजिए, मदनी का लिंक कैसे कांग्रेस की सरकार से रहा, मदनी का लिंक किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार से रहा। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार रही, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो हमने देखा कि सरकार में कितना रसूख था उनका, उनको कितना पूछा जाता था। लेकिन इस सरकार में, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उन्हें उतना पूछा नहीं जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ऐसे वोटों की जरूरत नहीं है जो कट्टरपंथ फैलाते हैं। योगी आदित्यनाथ विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और योगी आदित्यनाथ को विकास के नाम पर वोट मिलता भी है। अच्छा, जमीन की बात कर रहे थे, जमीन के लेकर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ, ये जमीन कैसे मुसलमानों के हाथों लग गई, कैसे उन्होंने सरकार की जमीन पर कब्जा कर लिया। यानी कि पिछली सरकारों पर सवाल उठ रहा है कि पिछली सरकारों ने ऐसा क्या किया था, क्यों खुली छूट दे दी, क्या किया जिसकी वजह से आज ये एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, 1990 से लेकर 1998 के बीच का ये पूरा मामला है। उस वक्त वहाँ पर लोग आ गए, झुग्गियाँ बनाई पहले, उसके बाद वहाँ पर मकानों का निर्माण कर लिया गया और उसके बाद उसको कोई देखने वाला ही नहीं था कि उन्होंने किस तरीके से अवैध ज़मीन को कब्जाया। क्योंकि बसपा की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार रही उससे पहले भी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन किसी ने जानबूझकर इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। और मुसलमान जब कहीं पर भी कब्जा कर लेता था या मुसलमान कहीं पर भी अवैध निर्माण कर लेता था तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मतलब फिर तो सीएम योगी पर क्वेश्चन उठेगा ना कि आप क्या हिंदुओं को खुश करने के लिए इस तरीके का एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सीएम योगी पर क्यों सवाल उठेगा जब आपने अवैध कब्जा किया है। अवैध कब्जा ही सीएम योगी हटा रहे हैं, क्योंकि वो कब्रिस्तान की जमीन है। और अगर कोई भी जमीन रहेगी, चाहे फिर सरकारी, कितने बुलडोजर एक्शन हुए हैं और हमने देखा है कि वो सरकारी जमीन है, वहां पर योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को आवास बना के दिए हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को स्वास्थ्य केंद्र बना के दिए हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों का निर्माण कराया है। तो ये आम लोगों की सुविधाओं के लिए है। ये जमीनें कट्टरपंथियों के लिए नहीं है कि कट्टरपंथी जहां मर्जी कब्जा कर लें, कट्टरपंथी जहां मर्जी ये कह दें कि ये हमारी जमीन है। जब आपकी जमीन है, ठीक है, आपकी जमीन है, लेकिन आपके पास कुछ तो कागजात होंगे, आपने किसी से तो ये जमीन ली होगी, लेकिन ना आपने ये किसी से जमीन ली, ना आपके पास कागजात हैं। और प्रशासन की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि आप अपने कागजात दिखाइए, 22 जो कब्जा धारक हैं उनको बाकायदा, क्योंकि आपने जिस तरीके से शुरुआत में बताया कि 22 कब्जा धारक हैं, उनको ये कहा गया कि आप अपने दस्तावेज दिखाइए, तो उनके पास दस्तावेज ही नहीं है। तो आज अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन अगर उन्होंने दस्तावेज नहीं दिखाए तो इस पर बुलडोजर चलना तय है। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर आज चलने वाला है? देखिए, आज तो बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन हाँ 2 दिन बाद नोटिस चस्पा होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि 15 दिन से लेकर 1 महीने का वक्त लगेगा जब बुलडोजर चलेगा। लेकिन हाँ, इस पर आप देखेंगे कि हो हल्ला खूब होगा। हाँ, मतलब अभी तो इससे बरका ही बयान आया है, लगता है कि धीरे धीरे और भी मौलाना एक्टिव हो जाएंगे और तुरंत कहेंगे कि देखिए मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस तरीके का एक्शन हो रहा है। देखिए, अभी वो कह रहे हैं, अभी तो अखिलेश यादव का बयान भी सामने आना है। हाँ। क्योंकि संभल एक सेंसिटिव जगह बन गई है जहां पर संभल में राजनीति भी काफी हो रही है। और इस वक्त अगर हम संभल की बात करें तो संभल में किस तरीके से कब्रिस्तान को लेकर राजनीति हो रही है। इकरा हसन का बयान आपने 2 दिन पहले देखा कि इकरा हसन ने बयान दिया कि जानबूझकर संभल को सुलगाने की कोशिश हो रही है और वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जबकि संभल को सुलगाने की कोशिश उनके सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ही की थी, जो कि खास तौर पर पुलिस की चार्जशीट में भी शामिल था। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से मामले में कुछ नाम हट गए, कुछ नाम रह गए। और अभी भी अगर हम बात करें तो आप देखिएगा जरूर, इसमें कहीं ना कहीं कुछ उत्पात मचाने की कोशिश तो
तो होगी जब बुलडोजर एक्शन होगा। या फिर अखिलेश यादव अपने सांसदों को ये आदेश दे सकते हैं कि जो मुस्लिम सांसद हैं वहां पर जाके देखिए कि किसी मुसलमान के साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं होगा। ये सिर्फ दिखावे के मात्र होता है और अखिलेश यादव दिखावा ही करेंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से संभल की जमीन पर आपने देखा कि अवैध कब्जा किया गया है मुसलमानों के द्वारा, उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन का रुख बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर या तो आप वैध दस्तावेज दिखाइए या सीधे सीधे बुलडोजर दौड़ना तो तय है। अब कब तक ये एक्शन होता है, क्या वैध दस्तावेज मुसलमान दिखा पाते हैं, यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।